हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी गेम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में और उसके बाद में हम पढ़ेंगे गिब्स फेज रूल का डेरिवेशन। देखिए, ये जो गिब्स फेज रूल का डेरिवेशन जानने से पहले आपको मैं ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है ये बता देता हूँ। देखिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, आप गैसियस स्टेट वगैरह में थोड़ा जाने होंगे इसके बारे में, मैं फिर भी यहाँ पर पूरा डिटेल में बताता हूँ। It is defined as the number of independent variable। ये independent variable क्या होगा? टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन हो सकता है, which must be specified in order to define the system completely। मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है कि ये सब वेरिएबल्स है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ये जो वेरिएबल्स किसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और वो क्या क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कंसंट्रेशन भी हो सकता है। इसको आपको स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। किसके लिए? ये जो सिस्टम आपको दिया गया है ना, मैं आपको मेरा पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज फेज, व्हाट इज कंपोनेंट्स, ये पूरा डिटेल में बताया हूँ। तो ये जो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए ये सब चीज को आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जो चीज को आप स्पेसिफाई करेंगे उसको आप बोलेंगे क्या? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उसको क्या बोलेंगे? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए वाटर है, यहां पर मैं अगर बोलूंगा कि ये वाटर जो है ना, ये हॉट है, तो इसका मतलब कोई कुछ नहीं बनता, ये हॉट वाटर है। आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा ये जो हॉट है ना, उसका टेम्परेचर आपको मेंशन करना होगा। उसका टेम्परेचर मतलब अगर मैं बोलूंगा ये 80 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 80 डिग्री सेल्सियस पे है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर रहे हैं ये जो हॉटनेस को इस टेम्परेचर से आप डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आप मेंशन कर रहे हैं ना, ये टेम्परेचर इस सिस्टम के लिए, ये जो सिस्टम को आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, ये जो वाटर सिस्टम को, इसके लिए ये टेम्परेचर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। इसके लिए ये टेम्परेचर क्या है? एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मेरे बात समझ रहे हैं? वैसे ही उसका अगर कंसंट्रेशन मेंशन करेंगे तो वो भी एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। उसका अगर प्रेशर मेंशन करेंगे वो भी एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है आप समझ गए। अभी मैं आपको थोड़ा गैसियस सिस्टम का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन करने जाता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक गैस है, कोई भी गैस आप ले सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैस आप ले सकते हैं। अगर उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आपको मिनिमम 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देना होगा। आपको मिनिमम 2 वेरिएबल्स देना होगा, और 2 वेरिएबल्स का मतलब 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको स्पेसिफाई करना होगा। वो आप टेम्परेचर और वॉल्यूम कर सकते हैं, टेम्परेचर प्रेशर कर सकते हैं, और वॉल्यूम और प्रेशर और वॉल्यूम भी कर सकते हैं। ये तीनों से आप जिन दोनों को कम से कम आपको मेंशन करना होगा, मतलब 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको मेंशन करना तय है, वरना ये सिस्टम जो ये गैसियस सिस्टम है वो डिफाइन नहीं हो सकता। और ये 2 सिस्टम से आप अलग एक वेरिएबल भी निकाल सकते हैं। जैसे गैसियस सिस्टम में अलग वेरिएबल निकालने के लिए अगर प्रेशर और वॉल्यूम दिया होगा तो टेम्परेचर निकालने के लिए PV = nRT फॉर्मूला डाल देंगे तो निकल जाएगा, PV = nRT। ये वाला इक्वेशन तो आप जाने होंगे, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो मेरे बात समझ पा रहे हैं व्हाट इज डिग्री, एक गैसियस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे डिफाइन करते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि एक 1 कंपोनेंट वाला सिस्टम लेंगे, और उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए, आप पिछले क्लासेस में भी पढ़ा आया हूं, मान लीजिए वाटर लिक्विड उसका गैस फॉर्म के साथ, मतलब जो वाटर वेपर होता है उसके साथ इक्विलिब्रियम में है। और देखिए, ये एक 1 कंपोनेंट सिस्टम है, क्योंकि इसमें ओनली एक ही कंपोनेंट है, वाटर। और इस सिस्टम में अगर आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेशन करेंगे, देखिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा। देखिए, इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कितना वेरिएबल चाहिए, आप इस सिस्टम को देखते ही बता सकते हैं। कैसे? देखिए, ये लिक्विड फॉर्म है, ये गैस फॉर्म में जा रहा है,
ये लिक्विड फॉर्म और गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए ये जो कन्वर्सन के लिए एक ही वेरिएबल चाहिए वो है टेम्परेचर। एक ही वेरिएबल चाहिए वो है टेम्परेचर, क्योंकि अगर यहाँ पर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर टेम्परेचर घटा देंगे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, वो है टेम्परेचर वेरिएबल। मैं यहाँ पर आपको क्या बताया था कि जितना वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे उतना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। तो अगर यहाँ पर एक ही वेरिएबल यूटिलाइज हो रहा है तो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1 होगा। और ये सिस्टम को आप बोलेंगे यूनिवेरिएंट सिस्टम, इसको बोलेंगे यूनिवेरिएंट। इसको भाई कुछ लोग मोनोवेरिएंट सिस्टम बोलते हैं, यूनी और मोनो का मतलब ही 1 होता है, तो ये मोनोवेरिएंट भी आप बोल सकते हैं। तो आप समझ गए व्हाट इज मोनोवेरिएंट सिस्टम एंड व्हाट इज यूनिवेरिएंट सिस्टम, वो एक ही बात है। और ये किस टाइप का सिस्टम होता है, अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे, देखिए उसमें अगर 3 फेज, देखिए इसमें कितना फेज इक्विलिब्रियम में था, 2 फेज इक्विलिब्रियम में था। अगर वही एक कंपोनेंट सिस्टम लूंगा मगर उसमें 3 फेज अगर इक्विलिब्रियम में है, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूं। मान लीजिए वाटर है, लिक्विड, उसके साथ इक्विलिब्रियम में है। वाटर मान लीजिए ये सॉलिड है, मतलब आइस है, उसके साथ उसका लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम है, और उसके साथ भी उसका गैस फॉर्म भी इक्विलिब्रियम है। देखिए इसमें फेज कितना है, 3, इसमें कंपोनेंट कितना है, 1। अब इस इक्वेशन में अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप निकालना चाहें, इस सिस्टम में अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप निकालना चाहें, देखिए आप ऐसे कोई भी पैरामीटर यहां पर नहीं दे सकते कि ये जो पूरा तीन सिस्टम को, 3 फेज को इक्विलिब्रियम में डाल सकता है, क्योंकि ये तब हो सकता है एक ही टेम्परेचर में हो सकता है। ये 3 फेजेस एक ही टेम्परेचर और एक ही प्रेशर पे इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। मेरे बात समझ रहे हैं, ये जो पूरा 3 फेजेस है ये एक ही टेम्परेचर एंड एट ए पर्टिकुलर प्रेशर ये इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। तो इसके लिए हम कोई भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इस टाइप का सिस्टम में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 होगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैं फेज रूल जब निकालूंगा ना, फेज रूल का डेरिवेशन करूंगा और इस फेज रूल में कंपोनेंट और फेज जब डाल दूंगा तो एफ का वैल्यू आप देखेंगे 0 आएगा, वहां पर 0 आएगा। और इस टाइप का सिस्टम को हम बोलते हैं इनवेरिएंट सिस्टम, इनवेरिएंट सिस्टम। नॉन वेरिएंट भी बोल सकते हैं, नॉन वेरिएंट सिस्टम। तो आप समझ गए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है और सिस्टम में कैसे हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिफाइन करते हैं। इस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को इजीली कैलकुलेशन करने के लिए गिब्स ने एक फॉर्मूला हमको बताया था। चलिए उसको पूरा देख लेते हैं कि वो क्या बताया था। चलिए अभी देख लेते हैं गिब्स फेज रूल। देखिए एक गिब्स फेज रूल क्या है, इसमें पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ द इक्विलिब्रियम इन ए हेटेरोजेनियस सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। इसका मतलब क्या है, ये जो फेज रूल उन्होंने दिए थे ये किसके लिए एप्लीकेबल है, हेटेरोजेनियस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, और वो सिस्टम ग्रेविटी, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो 3 फोर्सेस, ये 3 फोर्सेस इस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर अफेक्ट करेंगे तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरे बात समझ रहे हैं। देन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फेज existing at equilibrium with one another by an equation that is F equal to C minus P plus 2। ये बहुत सेलिब्रेटेड गिब्स फेज रूल इक्वेशन है और वो क्या बताए, इसमें ये 3 फोर्सेस अगर इसको अफेक्ट नहीं करेंगे इस सिस्टम को, तब ये जो इक्विलिब्रियम में ये इक्वेशन वैलिड होगा, इक्विलिब्रियम में इस इक्वेशन वैलिड होगा। और ये जो इक्वेशन में किसके साथ रिलेशन है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट्स और ए फेज।
इन तीन के साथ रिलेशन है। और अभी देख लेते हैं इसको कैसे वो डिराइव किए थे, कैसे ये इक्वेशन लाए थे। देखिए डेरिवेशन करने के लिए हम एक एज्यूम करते हैं, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ सी कंपोनेंट्स। एक सिस्टम हम कंसिडर करते हैं जिसमें सी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, जिसमें सी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, जैसे C1, C2, C3 और चलता जाएगा C तक ये चलता जाएगा कंपोनेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फेजेस P1, P2, P3 एंड PP तक, मतलब P नंबर ऑफ फेजेस है। मेरे बात समझ रहे हैं? तो इसको पहले समझ लेते हैं। इसका एक डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हूँ। ये डायग्राम क्या है, देखिए ये P1 फेज है, ये P2 फेज है, ये P3 फेज है, और वैसे ही चलता जाएगा P नंबर ऑफ फेजेस के लिए, ये PP लिखा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर एक कंपोनेंट्स है, ये सब में कंपोनेंट्स सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। ये कंपोनेंट्स कितना तक जाएगा, C तक कंपोनेंट जाएगा। इसमें लास्ट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है CC, और इसके अंदर सबके अंदर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए इसलिए मैं इक्विलिब्रियम का साइन सब में लगाया हूँ, सबके अंदर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। मेरे बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर? तो ये डायग्राम समझ लिए, अभी हमारा ये कंडीशन भी समझ लिए। अभी हम क्या करेंगे, देखिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो यहाँ पर इक्वेशन में निकाला गया है ना। देखिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम निकालेंगे इसे नंबर ऑफ वेरिएबल से, क्योंकि मैं आपको बताया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन। मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है कि इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी स्पेसिफाइड टू डिफाइन ए सिस्टम, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर निकालना है तो आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ से पता करना चाहिए। तो इस सिस्टम के लिए कितना वेरिएबल्स हो सकता है आपको पहले सोचना है। देखिए कितना वेरिएबल्स हो सकता है, देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल्स तो होगा टेम्परेचर, यहाँ पर एक वेरिएबल्स होगा टेम्परेचर, और एक वेरिएबल्स क्या हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, और एक वेरिएबल्स क्या हो सकता है, प्रेशर। देखिए और क्या वेरिएबल्स हो सकता है, देखिए ये सारे कंपोनेंट्स का कंसंट्रेशन भी मैटर करेगा ना। सारे जो कंपोनेंट्स का इसका कंसंट्रेशन भी मैटर करेगा ना। तो सबका अगर कंसंट्रेशन आप लेंगे, मतलब कंसंट्रेशन का मतलब समझ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स सबका मैटर करेगा। ये भी एक वेरिएबल यहाँ पर है, तो अगर उसका लेंगे तो कितने नंबर ऑफ फेजेस है, तो एक फेजेस के लिए कितना नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो जाएगा हमारा C। कितना फेजेस है P, टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितना है P, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितना है तो C। तो वेरिएबल्स टोटल हमारा कितना बनेगा CP, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना बनेगा CP। अगर मैं नहीं समझ पाए तो मैं एक बार बता देता हूं। देखिए एक फेज के लिए देखिए मान लीजिए C1 के लिए उसका नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये टोटल C तक जब जाएंगे तो कितना हमारा नंबर ऑफ मोल्स, कितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा C नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा। तो एक फेज के लिए C नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैं यहां पर भी लिख देता हूं, पर वन फेज नंबर ऑफ वेरिएबल्स C। तो कितना फेजेस टोटल है, P फेजेस है, तो P फेजेस के लिए वेरिएबल्स कितना होगा C इंटू P इक्वल टू CP। देखिए ये हमारा वेरिएबल्स हो गया। तो इतना नंबर ऑफ ये जो वेरिएबल्स टोटल आया किसके लिए, कंसंट्रेशन के लिए। ये टोटल वेरिएबल्स किसके लिए आएगा, कंसंट्रेशन के लिए। और पहले हमारा दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना हुआ CP+2। कितना हुआ CP+2। इतना नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारा टोटल निकला। आप अभी क्या बोल देंगे, सर आप तो निकाले टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो CP+2 है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम CP+2 है, तो ये फॉर्मूला ही गलत है। नहीं, देखिए ये जो CP+2 ये टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकला, इसमें हमको क्या करना होगा, जो कुछ वेरिएबल्स को हमको निकालना पड़ेगा, जो इस जो सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं।
तो उसको आपको निकालना है, उस वेरिएबल्स को आपको निकालना है, तभी आपको ये इक्वेशन मिल पाएगा। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं उसको निकाल लेते हैं और इस टोटल से माइनस करेंगे तो हमको ये वाला इक्वेशन हमको मिल जाएगा। चलिए अभी हम क्या करते हैं, देखिए इस सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में रहता है कुछ ऑटोमेटिक वेरिएबल्स उसमें ऐड हो जाते हैं, तो उसको निकालेंगे जब हमको एग्जैक्ट जो वेरिएबल्स हमारा है उसको मिल पाएगा। मैं आपको बताया था अभी पहले, तो उसको निकालते हैं। देखिए जो पहला हमारा वेरिएबल्स आएगा, जो पहला एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आएगा वो कहाँ से आएगा, मोल फ्रैक्शन से। आप सब जाने होंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मैं उसको डिटेल में अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा। अगर किसी को डिटेल में जाना है तो मेरा क्लास 11 वाला वीडियो जो आ रहा है उसमें मोल फ्रैक्शन में डिटेल में बताएं तो देख सकता है। तो ये जो मोल फ्रैक्शन, इसमें देखिए हर एक कंपोनेंट्स का यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन का एक प्रॉपर्टी भी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है, x1 प्लस x2 मिलकर 1 होता है। अगर एक 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए मैं इक्वेशन लिखा हूँ, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट मिलके वो 1 बनाते हैं। वैसे ही अगर यहाँ पर सबका मोल है तो सबका ही मोल फ्रैक्शन होगा, तो ये सबका मोल फ्रैक्शन मिलाकर, ये जो C कंपोनेंट्स है सबका मोल फ्रैक्शन मिलाकर भी 1 होगा, सबका मोल फ्रैक्शन मिलाकर ही 1 होगा। और अगर इस सबका यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होता है, मतलब मैं समझ रहे हैं ना, मैं एक फेज के लिए बोल रहा हूँ। तो कितना फेजेस है, P फेजेस है, तो P फेजेस के लिए कितना 1 बनेगा, P नंबर ऑफ 1 बनेगा, तो उसको ही माइनस करना पड़ेगा, उसको ही हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन को हमको ये जो इक्वेशन से हमको जो मिला 1, इसको ही माइनस करना पड़ेगा। तो कितना बना, यहाँ पर वेरिएबल्स कितना बना, ये मोल फ्रैक्शन से जो वेरिएबल्स बना कितना बना, P नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और इसको ही हमसे माइनस, इस इक्वेशन से हमको माइनस करना होगा क्योंकि हमारा टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये था, हम निकाल चुके हैं। देखिए और एक जो वेरिएबल्स आएगा कहां से आएगा, केमिकल पोटेंशियल से आएगा। कहां से आएगा, केमिकल पोटेंशियल। देखिए केमिकल पोटेंशियल आप लोग जानते हैं व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल, मैं उसमें डिटेल नहीं बताऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स में पूरा डिटेल बताऊंगा। देखिए केमिकल पोटेंशियल यहाँ पर कैसे, देखिए वेरिएबल्स को भी कंट्रीब्यूट करता है। देखिए आप लोग जानते हैं जब दो सिस्टम मतलब 2 फेज, यहाँ पर देखिए ये एक फेज है, ये एक फेज है, तो 2 फेज इक्विलिब्रियम में रहते हैं, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मिलकर एक इक्वेशन बनाते हैं, मेरे बात समझ रहे हैं, वो मिलकर एक इक्वेशन बनाते हैं। आप लोग जाने होंगे गिब्स ड्यूइंग इक्वेशन वगैरह में आप देखे होंगे। यहाँ पर अगर P1 फेज P2 के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है तो ये दोनों मिलकर वो एक इक्वेशन बनाते हैं। तो ऐसे ही वो कितना इक्वेशन बना सकते हैं, देखिए 2 फेज अगर एक इक्वेशन बनाएंगे तो P नंबर ऑफ फेजेस P माइनस 1 नंबर ऑफ इक्वेशन बनाएंगे, और इस इक्वेशन भी इससे माइनस होगा, इस इक्वेशन जो वेरिएबल्स निकलेगा उससे भी माइनस होगा। तो यहां से हमको क्या मिला कि P माइनस 1 नंबर ऑफ इक्वेशन मिल गया। ये किसके लिए, एक कंपोनेंट के लिए। अगर C1 के लिए मैं कंसीडर करूं, क्योंकि ये C1 देखिए पूरा चलता है P तक, अगर C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के लिए इसको कैलकुलेशन करूं तो क्या होगा, C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के लिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इसमें क्या हो जाएगा, C मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C इंटू P माइनस 1, तो ये भी एक वेरिएबल हमको मिल गया। तो ये एक वेरिएबल मिल गया हमको यहाँ पर, ये एक नंबर ऑफ वेरिएबल मिल गया, और ये दोनों वेरिएबल को हम यहाँ इससे माइनस करना होगा, तभी हमको जो एग्जैक्ट हमारा वेरिएबल है तब निकल सकता है। थोड़ा आराम से सोचिए, मैं जो बता रहा हूँ आप समझ पाएंगे, कोई इतना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो
अगर माइनस करेंगे इससे हम अभी टोटल से Cp प्लस 2, ये हमारा हो गया टोटल, इससे माइनस करेंगे P और इससे माइनस करेंगे Cp माइनस 1। मैं किस लिए माइनस कर रहा हूं आप जानते हैं, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हमको नहीं चाहिए ये सब ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाते हैं। और ये दोनों इक्वेशन से मैं निकाला एक मोल फ्रैक्शन वाला इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, और ये केमिकल पोटेंशियल। समझ पा रहे हैं मेरे बात को? अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या, C यहाँ पर हो गया Cp प्लस 2, ये माइनस P हो गया, ये माइनस Cp हो गया, और ये प्लस C हो गया, सॉरी ये प्लस C हो गया। अभी Cp यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिला, देखिए प्लस C मिला, माइनस P मिला, प्लस 2 मिला। यही तो हमारा इक्वेशन है, गिब्स सॉरी ये तो हमारा गिब्स फेज रूल है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमको कितना मिला, C माइनस P प्लस 2। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ इक्वल होता है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ए हेटेरोजेनियस सिस्टम में क्या लिख सकता हूं, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, और यही है हमारा गिब्स फेज रूल का फॉर्मूला। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जो अगर कुछ मैं आज जो पढ़ाया गिब्स फेज रूल, उसमें अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।